नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान। अमेरिका ने भारत को मिले जीएसपी दर्जे को खत्म कर दिया है, जो 5 जून से लागू होगा। जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस अमेरिकी ट्रेड प्रोग्राम है, जिसके तहत अमेरिका विकासशील देशों में आर्थिक तरक्की के लिए अपने यहाँ बिना टैक्स सामानों का आयात करता है। इसके तहत भारत को 5.6 अरब डॉलर यानी करीब 40,000 करोड़ रुपए के सामान का भारत अमेरिका को निर्यात करता रहा। अमेरिका ने दुनिया के 129 देशों को ये सुविधा दी है, जो करीब 4800 वस्तुओं को निर्यात करते हैं अमेरिका को ये देश। अमेरिका ने ट्रेड एक्ट 1974 के तहत 1 जनवरी 1976 को जीएसपी का गठन किया। अमेरिका के जीएसपी कार्यक्रम के तहत उन देशों के उत्पादों पर अमेरिका में कोई आयात शुल्क नहीं लगता जिन देशों को जीएसपी का दर्जा हासिल है। समझेंगे कि आखिर अमेरिका ने भारत को जीएसपी के दर्जे से क्यों हटाया है, उसकी मंशा क्या है और इसका भारत अमेरिकी व्यापार पर क्या असर पड़ेगा। जिस तरीके से अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर चल रहा है, उसके बाद ये अगला कदम किस दिशा में देखा जाए और भारत और अमेरिकी व्यापार की नई राहें क्या हो सकती हैं। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान हैं। अशोक सज्जनहार हैं, पूर्व राजनयिक। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। A.K. भट्टाचार्य हमारे साथ, संपादकीय निदेशक। सर, स्वागत है। और हमारे साथ तीसरे खास मेहमान हैं गौतम चिकरमने सर हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF से। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। शुरुआत में अशोक सर आपसे, क्योंकि जब अमेरिका की बात आती है और जिस तरीके से ट्रेड वॉर एक तरफ अमेरिका का चल रहा है अलग अलग देशों के साथ, शुरुआत चीन से हुई थी और अब भारत के ऊपर जो जीएसपी को लेकर जो दर्जा था उसको हटाने का ऐलान, किस तरीके से इसको देखा जाए? कि ट्रेड वॉर के कुछ और कदमों की तरह ये भी एक कदम है या इसके पीछे ट्रंप साहब की मंशा कुछ और है? देखिए, 2 चीज मैं कहना चाहूंगा कविन साहब इसमें। एक तो जो जीएसपी है वो है यूनिलैटरल प्रोग्राम होता है, वॉलंटरी प्रोग्राम होता है। मतलब उसमें कोई भी विकसित देश किसी अविकसित देश के जो माल है, गुड्स है, आपकी टेरिटरी में आ रहा है, तो आप कहते हैं उन डेवलपिंग कंट्रीज को ज़रूरत है जो अपना निर्यात को बढ़ाएं, तो इनको हम कुछ ये बेनिफिट्स देंगे। तो ये जो पुराना गैट था, जिसे बोलते हैं जनरल अग्रीमेंट टैरिफ्स एंड ट्रेड, आपने कहा 1976 में अमेरिका ने शुरू किया, परंतु इसकी जो हामी भरी गई अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत वो 1979 में हुई। और उसके बाद से अमेरिका और भी बहुत सारे देश, बहुत अविकसित देशों का जो सामान है, माल है, वो अपने यहाँ आने देते हैं। तो इसमें जैसे मैंने कहा वॉलंटरी है और यूनिलैटरल है। मतलब कोई दूसरा देश ये नहीं कह सकता कि इसमें आपको ड्यूटी फ्री जो प्रेफरेंस है उसमें हमारा अधिकार बनता है। ये अधिकार नहीं है, ये यूनिलैटरल है और वॉलंटरी है। जो दूसरी आप चीन की बात कर रहे हैं उसमें है WTO के निहित, तो आप कहते हैं जो एक MFN रेट है, MFN रेट वो है जो आपने एक देश को दिया है तो सभी देशों को देते हैं। तो हमें GSP और MFN में एक थोड़ा सा अलग अलग चीज उनको समझना पड़ेगा। तो ये भारत को GSP देता रहा है अमेरिका, और अभी जैसे आपने बताया करीब हमारा वहां पर अगर भारत से लेकर निर्यात है करीब $50 बिलियन, तो उसमें करीब $5.6 बिलियन, मतलब 11% के आसपास, जो करीब 2000 प्रोडक्ट्स हम वहां पर एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें हमें जीएसपी मिलता है। और जीएसपी का हमें फायदा किन किन चीजों में मिलता है, कितनी मात्रा में मिलता है? $190 मिलियन में। मतलब 5.6 का हमारा टोटल एक्सपोर्ट है और उसमें बेनिफिट जो है वो $190 मिलियन का 19 करोड़। जी बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। तो ऐसे मिलता है। तो अब उन्होंने, अमेरिका ने क्यों ये किया है? नॉर्मली यूनिलैटरल होना चाहिए, वॉलंटरी होना चाहिए, पर अमेरिका कहता है जो भारत को, जो आप अपने बाजार में भी हमको आने के लिए आप मौका दीजिए। तो बहुत सारी उन्होंने ये फिर केस शुरू किया पिछले साल, और 2 उनकी इंडस्ट्रीज थी जिन्होंने इसके बारे में कहा, जो भारत अमेरिका के जो गुड्स हैं अपने देश में आने में उसमें रुकावटें पैदा करता है। एक है मेडिकल इक्विपमेंट्स, आपको मालूम है जो वो स्टेंट्स की यहाँ पर दाम बढ़ा दिए गए थे, और दूसरा है डेयरी प्रोडक्ट्स का, क्योंकि हमारे जिसे कहा जाता है सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी रेगुलेशंस, तो उसमें उन्होंने कहा जो ये भारत हमको अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करने में, अमेरिका से भारत में एक्सपोर्ट करने में वो दिक्कत करता है, ऑब्स्टिकल्स करता है। और इसका केस बढ़ता गया, इसमें और भी फिर चीज़ें आ गई, जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं। वो कहते हैं भारत इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को इतना ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं देता है,
भारत उनका जो अमेरिका का अपना कानून है स्पेशल 301 उसके निहित वो आता है। दूसरा एक चीज़ है ई कॉमर्स में उनको दिक्कत है, जिस प्रकार के हमने तब्दीलियां की हैं अपने कानून में। तीसरा है जिसे कहते हैं एक डेटा लोकलाइजेशन, जो आप सारा जो डेटा है वो यहाँ पर भारत में स्टोर करेंगे। तो ऐसी 3, 4, 5, 6 चीज़ें हैं और इसके बारे में बातचीत होती रही है अभी जब। और एक चीज़ इसके बारे में और भी है, जो हमारा जो ट्रेड सरप्लस है अमेरिका के साथ, क्योंकि हम अभी $50 बिलियन उनको एक्सपोर्ट करते हैं और करीब 28 बिलियन डॉलर पिछले साल की जो फिगर है, तो अभी हमारा करीब 21-22 बिलियन डॉलर हमारा ट्रेड सरप्लस है और उनका ट्रेड डेफिसिट है। तो अब राष्ट्रपति ट्रंप का तो ये कहना है जो जिसके साथ उनका ट्रेड डेफिसिट हो जाता है तो वो कहते हैं सारे जो उनके संबंध हैं, रिश्ते हैं, केवल उसी के बूते पर वो निर्णय लेना चाहते हैं। तो इसीलिए उन्होंने, राष्ट्रपति ट्रंप ने, आपको याद होगा पहले भी उन्होंने कहा है जो वहाँ से हार्ले डेविडसन के मोटरसाइकिलें आनी चाहिए, आपकी 100% उनके ऊपर टैरिफ है उसको कम करिए। और तो उनका ये कहना है जो आप टैरिफ कम करिए इन चीज़ों के ऊपर, कुछ चीज़ों के ऊपर जिसमें उनको इंटरेस्ट है यहाँ पर भेजने में। वो कहते हैं भारत ने इसके ऊपर कम नहीं किया है, अपने अमेरिका के गुड्स को हमारे मार्केट में एक्सेस नहीं दिया है। तो इसीलिए 5 मार्च को उन्होंने ये अनाउंस किया, ऐलान किया, जो 2 महीने बाद ये वाले जो जीएसपी है सारा विड्रॉ कर लिया जाएगा। और अब आज ये ऐलान हुआ है जो 5 जून से, क्योंकि वो जब भारत में इलेक्शन चल रहे थे वो नहीं चाहते थे जो उसके बीच में ये काम हो, तो आज ऐलान किया है जो 5 जून से ये वाला खत्म कर दिया जाएगा। गौतम जी, असल में जब हम देखते हैं कि 128 देशों के साथ ये पैक्ट अमेरिका कर रहा था और जिस तरीके से ये कदम उठाया गया है, इसके पीछे सवाल है कि क्या अमेरिकी प्रोडक्ट और जिस तरीके से चीन के साथ जो रिश्ते आर्थिक तौर पर हैं, भारत जैसे देशों में व्यापार या ज़्यादा चाहता है, अमेरिका एक नेगोशिएट करना चाहता था इसलिए इस कदम का ऐलान है, या फिर कहीं इसके पीछे कुछ और अमेरिकी मंशा दिखती है? मेरे विचार में अगर आप भारत के साथ या किसी भी देश के साथ व्यापार या कोई रिलेशनशिप बनाना चाहते हों तो थ्रेट के आधार पे तो होगा नहीं। यूनिलैटरली उन्होंने अगर जैसे कहा है कि यूनिलैटरली उसको विड्रॉ करने के लिए भी आप थ्रेट का प्रयोग करना मेरा ख्याल उच्च बात नहीं है। मगर मैं एक कदम पीछे लेना चाहता हूँ। अभी आज हमारी इकोनॉमी $3 ट्रिलियन के करीब है और 5 ट्रिलियन होने वाली है। हम लोग आज दुनिया के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हैं। 2032 तक हम लोग 3rd लार्जेस्ट हो जाएंगे 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी पे। आई थिंक हर बार जब भी हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ जो होती है और जो नए बैरियर्स जब हम क्रॉस करते हैं, हमारी जो कॉन्वर्सेशन, इकोनॉमिक कॉन्वर्सेशंस देश के अंदर भी और देश के बाहर भी वो बदल जाती हैं। अगर आप इलेक्शंस देखें, हमारी पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन बदल गई। इस वक्त जाति वगैरह से उठ के उन्होंने गवर्नेंस पे को वोट दिया है, ऐसा डिस्कशन पे आता है। लाइकवाइज अगर आप जब बाकी देशों से जब ट्रेड वगैरह की बात करते हैं तो जब आपकी इकोनॉमी बड़ी होती है, जो जैसे आज हमारी जो चर्चा 3 ट्रिलियन पे हो रही है, ये चर्चा 5 ट्रिलियन पे नहीं होगी, कुछ और बातें होंगी। हमें भारत को तैयार होना पड़ेगा इस तरीके की कॉन्वर्सेशंस के लिए। अब जैसे आपने देखा कि बालाकोट के बाद बहुत प्रेशर पड़ा और फाइनली मसूद अजहर को इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया गया। तो ये गिव एंड टेक का भी हमें अब इसका एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा और हमें इस रास्ते पे चलना पड़ेगा। उन्होंने मसूद अजहर को घोषित करवाया चाइना पे प्रेशर डाल के, और यहाँ से हमें कहा कि आप ईरान से तेल ना लीजिए, इसमें कोई दो राह नहीं है। तो इस तरीके की जो इंटरनेशनल नेगोशिएशंस जो हैं ये अब और ज़्यादा होंगी, क्योंकि भारत अब बड़ी इकोनॉमी में माना जाता है। आज से 10-15 साल पहले ऐसी कॉन्वर्सेशन नहीं होती थी। हमें गरीब बेचारा देश, चलो दे दो इसको और बेनिफिट्स दे दो, हाँ जी दे देंगे। लेकिन अब जब हम खड़े हो रहे हैं और स्ट्रांगली खड़े हो रहे हैं और देश दुनिया भर में खड़े हो रहे हैं तो ये प्रॉब्लम आएगी। मगर जो मेरा ख्याल हमारा जो डिस्कशन पॉइंट होना चाहिए वो ये कि भारत हो सकता है अभी $3 ट्रिलियन है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, मगर हमारा पर कैपिटा इनकम अभी भी बहुत नीचे है, $2000 के करीब है। यहाँ तक पहुँचने के लिए जब इस तरीके की लोगों से आप बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, चीज़ें बेचेंगे, तो आपको आपकी सोच को भी बदलना पड़ेगा। ये हमें जाके उनको बताना होगा। एक और सर सवाल ये कि ये जो कदम का ऐलान है इसका इम्पैक्ट क्या देखते हैं? भारतीय
व्यापार जो अमेरिका के साथ चल रहा है, और क्या वो खास सेक्टर हैं जहां पर आपको लगता है कि ये हिट कर सकता है? या फिर कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, जानकार जैसे कि जो सरकार में विभाग में अधिकारी हैं उनकी ओर से बयान है कि बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट नहीं नज़र आ रहा है। देखिए, एक तो है मैक्रो इम्पैक्ट जो आप ऊपर से देख रहे हैं, जो अशोक जी ने भी जो उसका एक इंगित दिया आपको कि $51 बिलियन की एक्सपोर्ट्स है, उसमें से 6.35 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट जीएसपी से होती है, करीबन 12% का शेयर लेटेस्ट 2018 जनवरी टू दिसंबर का अमेरिकन फिगर से मैं बता रहा हूँ आपको। और उसके अंदर जो नेट बेनिफिट जो है वो बेनिफिट है आपको $260 मिलियन की। तो मैक्रो लेवल में लगता है कि सिर्फ 4% 6.3 बिलियन डॉलर का जीएसपी एक्सपोर्ट्स है, उसमें आप अगर बेनिफिट जो ट्रेडर को जो एक्सपोर्टर का बेनिफिट है वो बेनिफिट है सिर्फ 260, तो 4% का बेनिफिट है। 4% बेनिफिट से क्या आता जाता है? ये तो मैक्रो वाली बात हो गई। पर जो माइक्रो में आप देखेंगे तब असली इम्पैक्ट इसका नज़र आएगा हमें। देख लीजिए, हमारे जो आइटम जो हैं $51 बिलियन की एक्सपोर्ट्स अमेरिका में, सबसे ज़्यादा आइटम हैं ज्वेलरी के आइटम, वो $10 बिलियन एक्सपोर्ट करते हैं हम। उसके अंदर करीबन आधा जो एक्सपोर्ट करते हैं वो हम इमिटेशन ज्वेलरी की, और इमिटेशन ज्वेलरी में जो इम्पैक्ट आएगा वो 9% का इम्पैक्ट आएगा। तो आप ये समझ सकते हैं हमारी जेम्स एंड ज्वेलरी की जो एक्सपोर्ट सेक्टर है वो ऑलरेडी काफ़ी संगीन अवस्था में है, समस्याएं उनकी आ रही है, उनकी एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ नहीं है। उसके ऊपर ये जीएसपी का चला जाएगा तो मैं मानता हूँ कि ये जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर को एक धक्का पहुँचेगा। उसके लिए जल्द से जल्द को पॉलिसी सपोर्ट की ज़रूरत मैं देखता हूँ। लेदर सेक्टर की बात कीजिए, उसमें 5% का बेनिफिट आ रहा है उसके अंदर, मतलब इसका मतलब 5% का इम्पैक्ट आएगा। एग्रीकल्चरल आइटम जो भी हम भेजते हैं, जिसमें मरीन एग्री प्रोडक्ट्स भी हैं, उसमें 4.8% का है। केमिकल्स जो हम करते हैं उसमें 5% करीबन का है। तो अगर आप सेक्टर वाइज देखेंगे तो काफ़ी ऐसे सेक्टर, मेनली लेदर और इमिटेशन ज्वेलरी के सेक्टर में बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट आएगा। और इमिटेशन ज्वेलरी मेनली आपका गुजरात के एरिया, बड़ौदा, सूरत की जो इंडस्ट्री है उसमें बहुत बड़ा है। एंड दीज आर ऑल मैन्युफैक्चरिंग, नॉट मैन्युफैक्चरिंग बट एम्प्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर्स हैं। सो ये आ रही इम्पैक्ट की बात। ग्लोबल इम्पैक्ट क्या होगा कि अगर आप इसको अगर ग्लोबल ट्रेड में देखें तो हमारी जो एक्सपोर्ट्स ग्रोथ जो हो रही है यूएस में, अगर आप जीएसपी एक्सपोर्ट्स और नॉन जीएसपी एक्सपोर्ट्स देखें तो नॉन जीएसपी एक्सपोर्ट्स का ग्रोथ हुआ है 2%, और जीएसपी एक्सपोर्ट्स का ग्रोथ हो रहा है 18%। तो क्लियरली अगर जीएसपी बेनिफिट अगर 4% अगर मैक्रो लेवल में आपका कट जाता है तो ये ग्रोथ रेट में इसके एक इम्पैक्ट होगा। तो जो एक्सपोर्ट कंट्री जो आपका 15% शेयर है इंडिया का, उसके अंदर अगर आप देखें कि ये 18% ग्रोथ कम होकर अगर मान लीजिए 10% हो जाए तो आपके ओवरऑल जो एक्सपोर्ट्स ग्रोथ जो है उसमें ज़रूर एक बाधा पहुंचेगी और धक्का पहुंचेगा। और मैं ये बात बिल्कुल नहीं मानता कि जीएसपी का जो धक्का हमें कुछ नहीं है, जो अधिकारी लोग जो कह रहे हैं इसका धक्का मैक्रो लेवल में फिगर्स में नहीं आ रहा है क्योंकि 260 मिलियन की बात की जा रही है, पर सेक्टोरल लेवल में जॉब्स के एरिया में, सूरत के डायमंड इंडस्ट्री में, इमिटेशन ज्वेलरी इंडस्ट्री में, तमिलनाडु के और कानपुर के लेदर इंडस्ट्री में इसका इम्पैक्ट काफ़ी होगा। ये रही डोमेस्टिक की बात। इंटरनेशनल बात में मैं ये देखता हूँ कि इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी होगा चाइना, क्योंकि अगर आप जो जीएसपी आइटम्स जो हैं वो ऐसे सारे आइटम्स हैं जो आइटम्स मैंने कंपेयर किए हैं। जीएसपी आइटम सारे आइटम हैं वो यूएस स्पेशल 301 के अंडर चाइना के आइटम में कर दिए हैं। ज्यों ही इंडिया के सारे आइटम्स ये जीएसपी आइटम्स जीएसपी से हट जाएंगे, उस आइटम में चाइना को इमीडिएट बेनिफिट मिलेगा, टैरिफ बेनिफिट। तो मैं ये समझता हूँ कि ये दो तरफ से हमारे लिए, तीन तरफ से हमारे लिए खराबी है। एक तो ओवरऑल जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक जो एक्सपोर्ट्स है उसमें आ सकता है, सेकंड सेक्टोरल, और तीसरा जो चाइना के साथ जो एक चाइना विल गेट अ लीवे वो मिल जाएगा, जिससे कि वो भाई वैसे आइटम उनके लिए
एक अच्छा रास्ता बन जा सकता है। तो मैं ये समझता हूँ इसके लिए बहुत ज़रूरी स्टेप्स लेने चाहिए, और ऑलरेडी जीएसटी के तहत जो एक्सपोर्ट को ज़ीरो रेटिंग करने के लिए कहा गया था वो ज़ीरो रेटिंग में एट लास्ट हुआ है, और अभी भी प्रोसीड्यूरल डिफ़िकल्टीज़ बहुत ज़्यादा हैं, रिफंड में प्रॉब्लम हो रही है। उस पर भी आ रहा हूं कि असल में किस तरीके से जॉब करेंगे, उपाय क्या होंगे। ज़रूर अशोक सर, क्योंकि जिस तरीके से प्रचार सर ने कहा कि माइक्रो और मैक्रो लेवल जब देखते हैं तो अलग अलग तस्वीर नजर आ रही है, कई सारे सेक्टर हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा इसका असर दिखता है। अब है कि जो भारत और अमेरिका के बीच में ओवरऑल ट्रेड की बात है, व्यापार के आंकड़े देखें, और उससे अलग अगर जो जीएसपी की बात करें, रास्ता क्या है, क्या नए रास्ते हैं जिसके ज़रिए इसको हम, जो यहाँ पर जो घाटा दिख रहा है, यहाँ पर जो मैं कहूँ कि मार पड़ने वाली है, उसकी हम भरपाई कर पाएंगे। देखिए, मैं दो चीज़ और कहना चाहूँगा। बिल्कुल मैं जो कहा है अशोक भट्टाचार्य जी साहब ने, उनसे बिल्कुल सहमत हूँ। दो चीज़ और कहना चाहूँगा। देखिए, एक तो है जो जिस भी सेक्टर पर ये इसका प्रभाव पड़ेगा, ये स्मॉल स्केल सेक्टर है, जो भी है सब स्मॉल स्केल सेक्टर है, और वो है लेबर इंटेंसिव है, तो आपकी एम्प्लॉयमेंट पर भी इसका काफ़ी असर पड़ने वाला है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा, जो बिल्कुल ठीक है, जो चीन को इसका फ़ायदा मिलने वाला है, तो ये न केवल हमारे लिए परंतु अमेरिका के लिए भी, क्योंकि अमेरिका का चाइना के साथ ट्रेड वॉर चल रहा है, वो उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ्स बढ़ाते जा रहे हैं। पहले एल्यूमिनियम, स्टील, अब 250 बिलियन डॉलर वहाँ से जो इंपोर्ट हो रहा है उसके ऊपर बढ़ा रहे हैं। परंतु इसके तरीके से जो अभी आर्टिफिशियल ज्वेलरी बताया गया, लेदर गुड्स बताया गया, उसके अलावा एक और है प्लास्टिक गुड्स, उसमें भी उन्होंने देखा है जो जब हम जीएसपी का इस्तेमाल प्रयोग अगर नहीं करते हैं तो 85% जो एक्सपोर्ट्स है उस चीज़ का, वो उन गुड्स का, वो अमेरिका में चीन से जाता है। तो अब अगर हमारे अनकम्पिटिटिव हो जाएंगे तो वाला सारा माल जो है वो भी चीन से जाना शुरू हो जाएगा। तो इसीलिए न केवल हमारे नुकसान की बात है परंतु अमेरिका के खुद की नुकसान की बात है, क्योंकि वो चाहता है जो उसका जो आयात हो रहा है चीन से वो कम हो जाए, परंतु इससे और बढ़ने वाला है। दूसरी एक और बात ये है, जो देखिए हमारा जो एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है पिछले 4-5 साल में अच्छा नहीं रहा है। अभी तक हम इन 4-5 साल के बाद उसी लेवल पर पहुंच सके हैं जो कि 2013-14 में था, करीब 300-320 बिलियन डॉलर का, जी, उससे उतने ही पहुंच पाए हैं। कुछ तो आप कह सकते हैं जो बाहर के जो इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिचुएशन है उसकी, वो आप कह सकते हैं उसका भी उसमें योगदान रहा है, परंतु फिर भी हमें अपनी इंडस्ट्री को कंपेटिटिव बनाना है। हमारी इंडस्ट्री, हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कंपेटिटिव नहीं है। तो आप पूछ रहे थे, मैं उसी पर आता हूं, जो क्या अब इसका किया जाए। तो हमको बेसिकली जो भी है सरकार को जो भी पॉलिसीज बनानी है, जो भी नीतियां बनानी है जिससे कि हमारी अपनी कंपेटिटिवनेस बढ़ सके, वो उसको तो सब करना ही है। परंतु अगर हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक उसमें देखें, नेगोशिएशन में देखिए, नेगोशिएशंस क्या होता है, ये ट्रांजैक्शनल होती हैं। आप हमें कुछ दें, हम आपको दें। गैट में, WTO में हमेशा यही होता रहा है। जो चाहे इकोनॉमिस्ट कुछ भी कहें, जो भाई आप अपने टैरिफ्स को लो करिए, आपके लिए बहुत अच्छा है, आप कोई बैरियर्स मत करिए, कोई नॉन टैरिफ बैरियर्स मत करिए, बड़ा अच्छा है आपके लिए, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए, कंज्यूमर वेलफेयर के लिए, वगैरह वगैरह। परंतु जो सतही उस पर जो सिचुएशन है, ग्राउंड पर जो सिचुएशन है, वो है आप मर्केंटलिस्ट, आप उसको नेगोशिएट करते हैं, आप नीचे ले जाते। तो अब भारत और अमेरिका के बीच में इसके लिए नेगोशिएशंस, बातचीत काफ़ी देर से चल रही है। आपको याद होगा जब इसके बारे में पहले बातचीत हुई थी, जो हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, तो तब यहाँ से धर्मेंद्र प्रधान साहब गए थे और उन्होंने कहा हमने वहाँ से शेल ऑयल बहुत खरीद रहे हैं, उधर से हम एयरक्राफ्ट बहुत खरीद रहे हैं, जिससे कि ट्रेड डेफिसिट है वो काफ़ी कम होने वाला है। और ये हुआ भी है। अगर आप पिछले 2-3 साल में देखें तो 2016 में हमारा ट्रेड डेफिसिट था $24 बिलियन, फिर $22 बिलियन, फिर $21 बिलियन। पिछले साल जो अमेरिका की फिगर है उसके हिसाब से $21 बिलियन है। और जो अमेरिका का एक्सपोर्ट है भारत में, वो लगातार बढ़ता रहा है। अगर आप देखें 2017 में तो वो था $25 बिलियन और अब 2018 में $33 बिलियन हो गया, यानी कि 27% एक साल में उसका एक्सपोर्ट बढ़ा है। तो हम तो ये उनसे बातचीत कह रहे हैं, जो आपको एक्सेस चाहिए हमारे मार्केट में आप लीजिएगा। परंतु अगर ट्रेड डेफिसिट को देखा जाए, पिछले साल की जो फिगर हैं, अमेरिका का चीन के साथ ट्रेड डेफिसिट था
419 बिलियन डॉलर, भारत के साथ है 21 बिलियन डॉलर। भारत 9वें नंबर पर आता है। देखिए ये सब बातें हैं, हम कर सकते हैं, परंतु अमेरिका में अब जैसे राष्ट्रपति ट्रंप आए हैं, उनको देखा है, उनको ये वाली जो आप रैशनल चीजें अगर बताएं तो इसका कुछ इतना लगता है जो इतना प्रभाव नहीं हो रहा है। उनको ये बताएं जो हम आपके बहुत अच्छे सामरिक मित्र हैं और जरूरत आपको भी हमारी इतनी ही है, क्योंकि यहाँ पर अगर आतंकवाद से लड़ना है, चीन का अगर जो इतना राइज हो रहा है, असर्टिवनेस है, उसको थोड़ा बैलेंस करना है, तो भारत की आपको भी उतनी आवश्यकता है जितनी हमें अमेरिका की आवश्यकता है। तो इसीलिए हमें एक तो वो करना चाहिए उनसे नेगोशिएशन और जरा टफ। एक मेरे विचार से काफी समय से मैंने भी इसके बारे में लिखा है, औरों ने भी कहा है, जो अमेरिका में एक एजेंसी है जिसको कहते हैं USTR, यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, वही उनकी सभी चीजें जो भी हैं ऐसे ट्रीटीज हैं वो नेगोशिएट करते हैं। हमारे यहाँ से केवल मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, और उसमें मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स केवल नेगोशिएट नहीं करती, उसके और भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। तो हमें भी एक ऐसा बॉडी बनाना चाहिए अपने देश में जो केवल ये इंटरनेशनल नेगोशिएशंस में स्पेशलाइज्ड बॉडी आप कह रहे हैं जो जी काम कर रहे हैं। बिल्कुल। रजा साहब, आपके हिसाब से क्या और रास्ते हैं इस? देखिए मैं दो तरफ के जो अप्रोच हो सकती हैं। एक तो है कि अगर मान लेते हैं हम कि GSP का विलय हो गया है भारत के लिए, एक्सपोर्ट्स के लिए अमेरिका को, तो इसके बाद तुरंत हमें ये देखना है कि इंटरनेशनल ट्रीटी और इंडो-US ट्रेड अरेंजमेंट के मुताबिक ऐसे कौन से मेजर्स हैं जिससे कि हमारे जो डोमेस्टिक एक्सपोर्टर्स, जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स जो हैं, जहाँ पे नौकरियों की एक डेंजर आ रही है, थ्रेट आ रही है, उसको हम किस तरह से उनका हम सपोर्ट दे सकें। मेरा जितना जानना है कि जो रिबेट ऑन स्टेट लेवल एंड सेंट्रल लेवल टैक्सेस की रिफंड, ये सारे सेक्टर्स में अमेरिका के एक्सपोर्ट्स के लिए मैं मानता हूँ कि तुरंत एक प्रपोजल होनी चाहिए जिससे कि इसका इस ऐसे लेवीज को किस तरह से रिफंड किया जाए, जल्द से जल्द रिफंड किया जाए, या ये रिफंड्स अगर एक्सपोर्ट्स में हो तो ये लगाया ही नहीं जाए, क्योंकि GST का जो एक चोट पहुंचा है एक्सपोर्ट सेक्टर में, वो चोट अभी भी, उसको घाव अब भरा नहीं है अभी तक। तो उसके बाद ये करना है ज़रूर। और इसके साथ साथ मैं ये भी समझता हूँ कि अमेरिका की जो एक स्पेसिफिक पॉइंट है, अंडर GSP रूल्स अमेरिका एक GSP बेनिफिट किसी भी देश से यूनिलैटरली, वॉलंटरीली निकाल सकता है। बहुत सारे कारण हैं उसमें। जो एक कारण अमेरिका बार बार दर्शा रहा है भारत को कि भाई मार्केट एक्सेस बढ़ाइए हमारा, तो हम भारत क्यों नहीं एक डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव ले जिससे कि कहे भाई अच्छी बात है, आप मार्केट एक्सेस की बात कर रहे हैं, सिट डाउन अक्रॉस द टेबल एंड मार्केट एक्सेस के बारे में बात करते हैं, नेगोशिएशंस करते हैं, टाइम लेते हैं। क्योंकि जो अमेरिकन जो उनके जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव का स्टेटमेंट था वो बहुत ही सिग्निफिकेंट था। उनका ये कहना था कि ये नहीं है कि जो GSP से भारत बाहर हो गया ये एक परमानेंट मेजर है, ये डायनेमिक सिचुएशन है, हम इसको देखते रहेंगे, हालात के साथ अगर ठीक होगा तो हम इसको भारत को फिर GSP के दायरे में ला सकते हैं। तो ये एक प्रेशर टैक्टिक भी है। तो हमें भी इस प्रेशर टैक्टिक को इंटरनेशनल इकोनॉमिक डिप्लोमेसी की तरह, जिसमें हमारी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी ज़्यादा अच्छी नहीं रही है अब तक, उसको और मजबूत करें। मैं आशा ये करूंगा कि नए जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री हैं वो बहुत बड़े ये कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर आता है। पर देयर वाज अ टाइम अशोक जी जब फॉरेन मिनिस्ट्री के अंडर एक इकोनॉमिक अफेयर्स विंग, आई स्टिल रिमेंबर, वो इकोनॉमिक रिलेशंस विंग शुड बी मोर एक्टिव because this is a very important area. This is not just a rules of business में आता है, जो rules of business negotiations are with the, तभी आपने देखा होगा when Wilbur Ross had come, then he had met सुरेश प्रभु। Okay, तो last comment sir, एक कदम मैं पीछे लेना चाहूँगा। I agree with both of you, but हमें एक प्रॉब्लम को अगर हम देखते रहेंगे ऐसा लगता है वो पूरी दुनिया भर की प्रॉब्लम है और इसके आगे हम जा नहीं पाएंगे। मेरा ख्याल है ऐसी सीरीज ऑफ प्रॉब्लम्स आएंगी, USA के साथ आएंगी, चाइना के साथ आएंगी, हम आसियान के साथ नेगोशिएट कर रहे हैं वहाँ आएंगी, ये प्रॉब्लम्स आती रहेंगी और ये डिसरप्शंस होते रहेंगे। हमें इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। आपने या किसी ने कहा कि हमें अपनी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ानी पड़ेगी और इस पे हमें अंदर देखना पड़ेगा।
ऐसा कैसे हो सकता है कि एक देश कहता है कि हम आपको ये बेनिफिट बंद कर देंगे और हमारे जॉब्स चली जाएं? ऐसा ये तो सिचुएशन ही गलत है, ये स्टार्टिंग पॉइंट ही गलत है। बेस गड़बड़ है आपका। हमारा जो हमारी अंदरूनी प्रॉब्लम है, जैसे लेबर लॉज आप देखिए, 35 एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट है सेंट्रल, 35 एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट जो कि लेबर को देखते हैं अलोन। फैक्ट्रीज एक्ट देखिए, वो कहते हैं हमें स्पिटून रखना है, चाहे वो नॉर्मल फैक्ट्री हो चाहे वो दवाई बनाने वाली फैक्ट्री हो। इस तरीके के हमें जो अंदरूनी जो रिफॉर्म्स करने हैं उन पे भी देखना पड़ेगा। और फाइनली अमेरिका को भी ये देखना पड़ेगा कि अगर भारत $10 ट्रिलियन है और आज इंडो अमेरिकन ट्रेड इज अराउंड 10%, और हमारा ट्रेड एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी अगर 50% हो जाए और ये 15% हो जाए, वी आर ऑलमोस्ट लुकिंग एट $1 ट्रिलियन रिलेशनशिप। आप ये छोटी छोटी चीज़ों पे क्या इसको आगे पीछे, एक यहाँ से लेने के लिए, एक यहाँ से ट्रांजैक्शन खींचने के लिए, आई यू गोइंग टू पुट दिस बिग पिक्चर एट रिस्क? ये भी पूछना पड़ेगा, ये भी सवाल और है। भारत को अपनी तरफ से भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। EU, एशिया, आसियान, इस तरफ भी हमें देखना पड़ेगा। तो आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप ये तो कर ही रहे हैं डिस्रप्शन, मगर इस डिस्रप्शन की हमें अब आदत पड़नी चाहिए। आदत पड़नी चाहिए, और हमें अंदर से जो आपने कहा कि इंटरनल जो फैक्टर्स हैं उनको और ज़्यादा मजबूत करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।